हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं डॉक्टर विशाल। आज हम बात करेंगे डायबिटिक फुट के बारे में। इंडिया को वर्ल्ड का डायबिटीज़ कैपिटल भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स इंडिया में पाए जाते हैं एंड 4 में से 1 पेशेंट को, डायबिटीज़ के मरीज को किसी ना किसी तरीके से उसके कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। डायबिटीज़ के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं एंड डायबिटिक फुट उनमें से एक कॉम्प्लिकेशन है जिसको जनरली सर्जन्स ठीक करते हैं, जैसे कि मैं। तो मैं जब भी किसी डायबिटिक फुट के पेशेंट को देखता हूँ, मुझे देख के कहीं ना कहीं ये दुख होता है, बिकॉज अगर उसको पता होता है कि डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होने के कारण ये सिचुएशन नहीं आती तो डायबिटिक फुट जैसी बीमारी बच सकती थी। ये उन कुछ बीमारियों में से है जिनको 100% रोका जा सकता है अगर आप अपने शुगर को कंट्रोल करें और डायबिटीज़ से रिलेटेड चीज़ों पर ध्यान दें। एंड उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में समझेंगे। जनरली लोगों को बाकी बहुत सारी बीमारियों से डर लगता है, जैसे कैंसर एक बीमारी हो गई। ये सब बीमारियां काफ़ी पॉपुलर है, कैंसर, कोविड न्यूज़ में आती है, मूवीज़ में आती है। बट कुछ साइलेंट लाइफस्टाइल बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापा, जो कि उतनी पॉपुलर नहीं है। एक तरीके से कह सकते हैं कि हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया है, हमने उनके साथ जीना सीख लिया है एंड इसीलिए इसके कॉम्प्लिकेशंस कहीं ना कहीं नज़रअंदाज हो जाते हैं। तो होपफुली ये वीडियो के बाद आप या आपके परिचित जिनको डायबिटीज़ है उनको आप एजुकेट कर पाएंगे कि डायबिटीज़ का कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है एंड डायबिटिक फुट जैसी एक बीमारी से 100% बचा जा सकता है। तो डायबिटिक फुट बीमारी इन शॉर्ट क्या होती है? डायबिटीज़ में हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है, ये सबको पता है। बट साथ में और 2 चीज़ें होती हैं, एक को कहते हैं न्यूरोपैथी और एक को कहते हैं एंजियोपैथी। न्यूरोपैथी यानी कि जो नर्व्स हैं उनको डैमेज होता है एंड इसकी वजह से वो अपना सेंसेशन ठीक से ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाती। एंजियोपैथी यानी कि ब्लड वेसल्स को डैमेज होता है एंड इसी वजह से कहीं पर भी अगर घाव बन जाए तो वहाँ पर हीलिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, ब्लड ठीक से पहुँच नहीं पाता है। तो ये तीनों सिचुएशंस को अगर मिला दें कि ब्लड में शुगर भी ज़्यादा है, जहाँ पे घाव बन गया है वहाँ से सेंसेशन ब्रेन तक पहुँच नहीं रहे हैं एंड साथ में वूंड हीलिंग के लिए इनफ न्यूट्रिएंट्स भी नहीं आ पा रहे हैं, तो एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन बन जाती है जहाँ पर कोई भी घाव आपके शरीर में अगर बन जाए एज अ डायबिटिक पेशेंट तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा। डायबिटिक फुट में फुट स्पेशली सेंसिटिव होता है इन चीज़ों को लेके, बिकॉज वो ज़मीन के साथ कांटेक्ट में आता है, वहाँ पर इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपके पैर में कील चुभ सकती है जिसमें जंग लगी हो, आपके पैर में कोई मट्टी जा सकती है, पस बन सकता है, आपको जूते से कॉर्न हो सकता है। ये सारी चीज़ें हो सकती है जो कि नॉर्मल लोगों को उतना इफेक्ट नहीं करेंगी, बट एज अ डायबिटिक पेशेंट आपके ऊपर काफ़ी इफेक्ट करेंगी। तो डायबिटिक लोगों में जो फुट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो काफ़ी सीरियस हो सकती है, इसलिए इस बीमारी को अलग से नाम दिया गया है डायबिटिक फुट। इन जनरल आप ये समझ लीजिए कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपके शरीर में कहीं पर भी अगर घाव हो, चाहे वो उंगली में हो, सर पे हो, शरीर में कहीं पर भी हो, तो वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में अच्छे तरीके से हील नहीं होगा अगर आपकी शुगर्स कंट्रोल में नहीं है। अब डायबिटिक फुट में एग्जैक्टली होता क्या है? बेसिकली आपके पैर में घाव बन जाता है जो कि ठीक नहीं होता है। मेडिकल टर्म्स में मैं कहूँ तो एक अल्सर बन जाता है। अल्सर यानी कि किसी भी बॉडी के एरिया जहाँ पे स्किन की कवरिंग अगर टूट जाए, हट जाए, खराब हो जाए किसी कारण से, तो हम उस एरिया को अल्सर कहेंगे। जैसे पेट के अंदर भी अल्सर होते हैं, शरीर पे कहीं पर भी अल्सर हो सकते हैं। इसी तरह डायबिटिक फुट एक डायबिटिक अल्सर की बीमारी है जहाँ पे वो घाव ठीक से भर नहीं पाता है। तो शुरुआत में पहले वहाँ पे थोड़ी सी आपको रेडनेस फील हो सकती है, थोड़ा सा आपको पेन, थोड़ी सी झुनझुनी होना ये फील हो सकता है, बट बाद में जब इन्फेक्शन बढ़ता जाता है तो वहाँ पे एक गड्ढा जैसा बन जाता है जिसको कि हम बाद में डायबिटिक फुट कहते हैं। इसी में इन्फेक्शन हो सकता है, पस जमा हो सकता है और ये ठीक से हील भी नहीं होता है। तो इसको क्लासिफाई करने के अलग अलग तरीके हैं। मैं आपको एक ओवरऑल तरीका समझा देता हूं जिससे आपको ये अंदाज़ा आ जाए कि आप अगर डायबिटिक फुट के मरीज हैं तो आपकी डायबिटिक फुट कौन सी स्टेज में है। तो ग्रेड 0 होती है जहां पर सिर्फ, जैसा मैंने बताया, पेन और कुछ आपको टिंगलिंग होने लगेगी। ग्रेड 1 होता है जहाँ पे अल्सर जस्ट बनना शुरू होता है, यानी कि स्किन की ऊपर की लेयर्स में ही इंक्लूडेड तक लिमिटेड रहता है वो। ग्रेड 2 ऑनवर्ड्स अल्सर डीप होने लगता है। ग्रेड 3 ऑनवर्ड्स अल्सर जो है वो बोन से जाके जुड़ जाता है और एक बार इन्फेक्शन बोन तक पहुंच जाए तो उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है।
ग्रेड 4 एंड 5 में जो टिश्यू है वहाँ पे डेथ होने लगती है, यानी कि गैंग्रीन होने लगता है। ग्रेड 4 में एक लिमिटेड यानी कि पैर के सिर्फ आगे के हिस्से का गैंग्रीन होता है, वेराज ग्रेड 5 में पूरे पैर तक का गैंग्रीन हो सकता है। इसीलिए एज अ सर्जन मुझे ये बीमारी अच्छी नहीं लगती है, बिकॉज इवेंचुअली लोगों का पैर इसमें कट करना पड़ता है, एम्पुटेशन करना पड़ता है, जिससे कि ये इन्फेक्शन बचे हुए शरीर में ना फैल पाए। लोग अक्सर नज़रअंदाजी करते हैं, लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि अब उनका एक पैर काटना पड़ेगा, एंड वो उस बीमारी को खींचते रहते हैं। धीरे धीरे ये बढ़ के पूरे शरीर में फैल जाता है, सेप्टिसीमिया हो जाता है। आप इसके बारे में पढ़ लीजिए गूगल करके। सेप्टिसीमिया हो जाता है, पूरे बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है, आईसीयू का दरवाज़ा देखना पड़ता है, वेंटिलेटर आ जाता है, एंड बाकी सब गड़बड़ चीज़ें होने लगती हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आप इसको शुरू में कंट्रोल कर ले तो आपका काफ़ी फायदा हो सकता है। अब सारे डायबिटिक पेशेंट्स को इक्वल रिस्क नहीं है डायबिटिक फुट होने की, यानी कि हर डायबिटिक पेशेंट है तो ऐसा नहीं है कि उसको डायबिटिक फुट हो जाएगा। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हमको समझने चाहिए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है आपका शुगर कंट्रोल, जिसको मेडिकल टर्म्स में कहते हैं ग्लाइसीमिक कंट्रोल। ये मेजर करने के लिए HbA1c नाम का एक ब्लड टेस्ट किया जाता है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, आपको वो मिल जाएगा, मैं लिंक डाल दूंगा। HbA1c बताता है कि पिछले 3 महीने में आपका शुगर कंट्रोल कैसा रहा है। 7 के नीचे की कोई भी वैल्यू अच्छी होती है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप ये टेस्ट करवाते रहिए रेगुलरली, हर 3 महीने 4 महीने में आपको अपनी शुगर कंट्रोल का एक अच्छा अंदाज़ा आ जाएगा। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको डायबिटिक फुट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको 10 साल से ज़्यादा तक डायबिटीज़ रही है तो भी आपको इसके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर आपको पहले भी अल्सर हो चुका है तो वो अल्सर के फिर से बड़े होने के चांसेस ज़्यादा है, यानी कि पुराना अल्सर इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर। अगर आपको पेरिफेरल आर्टरी डिसीज रही है, अब ये एक अलग किस्म की बीमारी है जो कि डायबिटिक्स में पाई जाती है, जिसमें कि पैर की ब्लड वेसल जो हैं वो कमज़ोर होने लगती है, उसमें ब्लड ठीक से पहुंचता नहीं है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि अल्सर को हील होने में अड़चन ला सकती है, अल्सर ठीक से इसकी वजह से हील नहीं होगा। तो पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ जो है एक और बीमारी है जो डायबिटिक्स को होती है, इसकी वजह से भी आपको अल्सर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इस बीमारी को इवैल्यूएट करने के लिए आपको कलर डॉपलर नाम का इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ेगा, जनरल सर्जन या वैस्कुलर सर्जन से मिलना पड़ेगा, एंड वो आपको इसके बारे में ज़्यादा गाइड कर पाएंगे। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि क्या आपको डायबिटिक फुट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहला सिम्टम है लॉस ऑफ सेंसेशन। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आँख बंद करने के बाद अगर आपके पास कोई दोस्त है, आपके वो पैर के ऊपर अगर कोई चाबी या पेन चलाए और आपको पता नहीं चल रहा है, आप डायबिटिक पेशेंट रहे हैं, कई सालों से आपको डायबिटीज़ है, तो आप समझ लीजिए कि अब न्यूरोपैथी होने लगी है एंड समय आ गया है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और इस चीज़ को डिस्कस करें। तो लॉस ऑफ सेंसेशन एक पहला सिम्टम है। उसके बाद में अगर आपने सपोज समझ लिया है कि लॉस ऑफ सेंसेशन है, या आपने कभी नोटिस किया कि आपका पैर हमेशा एकदम सुन्न रहता है, नम रहता है, डायबिटीज़ भी है आपको, तो आप अपने पैर को रेगुलरली एग्जामिन कीजिए। हो सकता है कि कोई छोटा घाव हो जो कि नोटिस नहीं हुआ हो, है ना, वो बड़ा होने लगा है। तो यानी कि सुपरफिशियल अल्सर बनना एक और सिम्टम है जो कि अक्सर इग्नोर हो जाता है। अगर आपके देख रहे हैं आपके पैर में से कहीं से कुछ पस जैसा डिस्चार्ज आने लगा है तो आपको काफ़ी अलर्ट हो जाना चाहिए। साथ ही में आपको फीवर अगर आने लगा है तो काफ़ी अलर्ट हो जाना चाहिए। कहीं पे रेडनेस होने लगी है, लाल लाल सा होने लगा है, आप दबाओगे तो बहुत दुखता है, ये सारे सिम्टम्स हैं एक डायबिटिक एब्सेस यानी कि पस पॉकेट या एक डायबिटिक अल्सर बनने के। तो इन सिम्टम्स पे अगर आप नज़र रखेंगे तो आप बहुत ही जल्द इस बीमारी को पकड़ पाएंगे। अब इस बीमारी को इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स हैं? आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको क्या क्या टेस्ट बोलेंगे, जनरली कौन से टेस्ट यूज़ किए जाते हैं? तो सबसे पहला टेस्ट है ब्लड शुगर। जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाओगे आपका शुगर चेक किया जाएगा। ऐसे पेशेंट्स में जनरली शुगर अनकंट्रोल्ड पाया जाता है, 300, 400, 500 की वैल्यू चलती रहती है एंड पेशेंट्स को कोई अंदाज़ा नहीं होता है। तो सबसे पहले शुगर चेक करी जाएगी। उसके बाद आपके अल्सर को देखा जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा कि इतना सीवियर अल्सर है, जैसा कि मैंने अलग अलग ग्रेड्स बताई थी। अगर वहाँ पे पस है तो उस पस को टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। अगर एब्सेस है यानी कि पस जमा हो गया है तो उसको पहले कट करके निकाला जाएगा भूल देने के बाद। अगर वहाँ पे कोई डेड टिश्यू यानी कि नेक्रोटिक ब्लैक कलर का टिश्यू बनने लगा है तो उसको निकालना पड़ेगा। साथ ही में ये जानना होगा कि ब्लड फ्लो है कि नहीं, यानी कि आपको डॉपलर स्टडी के लिए भेजा जा सकता है।
एंजियोग्राफी के लिए आपको भेजा जा सकता है। सॉफ्ट टिश्यूज़ में अंदर कितना डैमेज हुआ है ये जानने के लिए एमआरआई की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये अलग अलग टेस्ट्स हैं जो कि आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे अगर आप उनके पास जाके दिखाएंगे। अब क्या ऐसी कोई चीज़ है जो कि आप घर पे कर सकते हैं जिससे कि आप डायबिटिक फुट के मरीज नहीं बने? मैं इनको होम रेमेडी तो नहीं कहूँगा, बट मैं इनको कुछ टिप्स एंड एडवाइस कहूँगा जो कि आप अपने घर पे आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं, आपको कई साल हो गए हैं इस बीमारी के साथ रहते हुए, तो आपको रोज़ अपना पैर एग्जामिन करना चाहिए। अगर आप नहाने के समय करें, जब भी फ्री है तब करें, आप अपने पैर का एक बार मुआयना कर ले, देख के आगे पीछे से छू के कि कहीं पे कहीं आपको कोई डाउट तो नहीं आ रहा है कि वहाँ पे कोई अल्सर बनने लगा है या कोई रेडनेस आने लगी है, जिसको हॉट स्पॉट भी कहते हैं, यानी कि एक तरीके का एक निशान आने लगता है। जनरली ग्रेट टो यानी कि पैर की जो सबसे बड़ी फिंगर है उसके नीचे जो बॉल ऑफ द ग्रेट टो है, फिंगर है, टो है, उसके वहाँ पे सबसे पहले अल्सर शुरू होता है। ये बहुत ही कॉमन लोकेशन है। तो आप अपने पैर को एग्जामिन कर लीजिए डेली, ये मैं कहूँगा। सेकंड, आप अपने पैर को कवर्ड रख सकते हैं जितना पॉसिबल है। आप सॉक्स वगैरह पहन सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी आदत है डायबिटिक पेशेंट्स को फॉलो करने के लिए। तीसरा, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर में अगर आप जा रहे हैं, आपको ट्रैवलिंग का शौक है, आप बर्फ़ में घूमना चाहते हैं, बेशक जाइए, बट अपने पैरों को, फीट को प्रोटेक्ट करके जाइए। अगर आप बहुत गर्म इलाकों में जा रहे हैं, बहुत मॉइस्चर है वहाँ पे, अपने फीट को कवर करके रखिए, कवर वाले जूते पहनिए जिससे कि आपको इन्फेक्शन ना हो, कोई चीज़ की चोट ना लगे। उसी से एक और चीज़ मुझे याद आती है, स्पेशली मैंने देखा है पेशेंट, स्पेशली जो बाहर काम करते हैं, डेली वेज वर्कर हैं, फार्मर हैं, वो नंगे पैर काम करते हैं मिट्टी में, कभी हल चलाते हैं, कभी उनके पैर पे कुछ गिर जाता है, आयरन का रॉड लग जाता है। ऐसी सिचुएशंस में उनको काफ़ी नुकसान फेस करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ कोर्स डायबिटिक फुट काफ़ी जल्दी प्रोग्रेस हो सकता है। तो अपने पैर को, अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत आउटडोर चीज़ें करते हैं, तो अपने पैर को प्रोटेक्ट करके रखिए, जूते पहन के रखिए। अगर आप ऑलरेडी डायबिटीज़ के पेशेंट रहे हैं तो डायबिटिक फुटवेयर अलग से आता है, पॉसिबल हुआ तो एक लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख सकते हैं। डायबिटिक फुटवेयर पहनना काफ़ी ज़रूरी होता है, उससे काफ़ी लोगों को डायबिटिक हीलिंग में भी फ़र्क पड़ता है अल्सर की, एंड फ्यूचर में अल्सर होने से भी काफ़ी उनको मदद मिलती है अवॉइड करने में। नहाने वाले गर्म पानी में आप अपना पैर डुबा के उसके ऊपर जो कैलोसिटीज यानी कि जो ड्राई स्किन बन गई है उसको धीरे धीरे आप निकाल सकते हैं। वो भी एक अच्छा तरीका है पता करने का कि क्या आपके पैर में सब ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। टो नेल आप अच्छे से कट कीजिएगा, बिकॉज जनरली अगर लोग एंगल पे टो नेल कट करते हैं तो इन ग्रोइंग टो नेल नाम की एक चीज़ हो सकती है जिसमें कि नेल आपका ग्रो होकर स्किन के अंदर की तरफ जाने लगता है, एंड उसके कारण वहाँ पे इन्फेक्शन, एब्सेस बन सकती है। तो अगर आप टो नेल सीधा काटेंगे, आप उसको एज पे अंदर जाने का चांस नहीं देंगे, तो उससे आपके पैर में इन्फेक्शन होने के, तकलीफ होने के चांसेस काफ़ी कम हो सकते हैं। पैर में ब्लड फ्लो मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है, यानी कि सम अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज इज़ नेसेसरी। आप अगर बहुत ही एज आपकी ज़्यादा है, आप ज़्यादा चल नहीं सकते हैं, आपको जॉइंट पेन है, तो आप सिर्फ अपनी पैर के फिंगर्स को हिला के भी ब्लड फ्लो मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप वॉकिंग कर सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अपने पैर की एक्सरसाइज करने का। अगर आप स्पेसिफिकली पैर की एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप यंग पेशेंट हैं, शुगर कंट्रोल में हैं, तो आप जिम वगैरह जाके अपने पैर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ब्लड सप्लाई ओवरऑल मेंटेन करने के काफ़ी फ़ायदे हैं डायबिटिक फुट में। अगर आप कभी कॉर्न देखें अपने पैर पे बन रहा है, कहीं कड़क कड़क स्किन आ गई है, तो उसको खुरेद के मत निकालिएगा, कॉर्न कैप यूज़ कीजिए, उससे वो सॉफ्ट होके बाहर आ जाती है, जिससे कि एक गहरा घाव नहीं बन पाता है। बेसिकली वो सब अच्छी आदतें जो कि हम सबको पता है लेकिन हम कभी फॉलो नहीं करते हैं। डायबिटिक डाइट खाना बहुत ज़रूरी है। डायबिटिक डाइट पे अगर आप चाहते हैं मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, मैंने डायबिटीज़ पे और भी वीडियोस बनाए हैं, उनमें कहीं ना कहीं डायबिटिक डाइट का डिस्कशन किया गया है, आप वो देख सकते हैं। तो डायबिटिक डाइट बहुत ज़रूरी है, शुगर कंट्रोल होता है। अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाने से मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स तो नहीं, बट बेसिकली डाइट में बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स खाने से आपका वूंड हीलिंग काफ़ी अच्छा हो जाता है, ये बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है। अल्कोहल आप कट कर सकते हैं, स्मोकिंग आप बंद कर सकते हैं। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसका मेडिकल भी है, सर्जिकल भी है। दवाइयों से सिर्फ तब तक कंट्रोल किया जा सकता है जब तक इन्फेक्शन ज़्यादा फैला नहीं है। जितनी जल्दी इस बीमारी को पकड़ा जाए उतनी ही जल्दी और उतने ही अच्छे से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमेशा प्रिवेंट करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपका फ्यूचर में एक कोई ऑपरेशन बच जाए, आपके हाथ पैर उंगलियां बच जाए। तो
जहाँ तक ट्रीटमेंट आता है, कोई ऐसी एक दवा नहीं है जिससे कि आपको डायबिटिक फुट नहीं होगा। उसको किसी भी और अल्सर की तरह ट्रीट किया जाता है। इन्फेक्शन हो गया है तो एंटीबायोटिक दी जाती है, पेन है तो पेन किलर दिया जाता है, वुंड हील करना है तो उसकी बार बार ड्रेसिंग करी जाती है। ड्रेसिंग पे मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। साथ ही में अलग अलग मल्टीविटामिन, अलग अलग वुंड हीलिंग फैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं डायबिटिक फुट को हील करने के लिए। हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल रही है डायबिटिक वुंड को अच्छे से भरने के लिए, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। तो ये सारे मेडिकल मैनेजमेंट में आते हैं जहाँ तक डायबिटिक फुट की बात है। मैंने अभी तक आईसीयू और एडवांस मैनेजमेंट जो होता है जिसमें कि पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, उसको मैंने इसमें नहीं गिना है, सिर्फ डायबिटिक फुट की हम बात कर रहे हैं। हालांकि जब दवाइयों के कंट्रोल में चीज़ें नहीं रहती है तब सर्जरी का समय आ जाता है। एंड ऑनेस्टली सर्जरी करते हुए मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जितने डायबिटिक फुट पेशेंट्स की मैंने सर्जरी करी है उससे कहीं कम जो है बाकी बीमारियों की सर्जरीज करनी पड़ती है। बिकॉज डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा लोगों को होती है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 100% अवॉइड हो सकता है, बट जब सर्जिकल स्टेज आ जाती है तो वो देखने में, समझाने में, एज अ पेशेंट आपको उसके साथ जीने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। इमेजिन कीजिए किसी का पूरा फुट काटना पड़ रहा है, नी के नीचे एम्पुटेशन करना पड़ रहा है, एंकल के अराउंड आगे एम्पुटेशन करना पड़ रहा है, या ऑलमोस्ट इतना टिश्यू डैमेज हो चुका है कि बोन तक सब कुछ कट करके निकालना पड़ रहा है। ये सब अच्छी चीज़ें नहीं हैं। एंड जैसा कि मैंने बताया, बाकी बीमारियाँ दर्दनाक ज़्यादा लगती हैं, उनकी पॉपुलर, उनकी शॉक वैल्यू ज़्यादा है, इसकी कम है, बट ये भी काफ़ी सीरियस है तो और इससे बचा भी जा सकता है। तो ये वीडियो बनाने का इन शॉर्ट मेरा मकसद ये था कि मैं आपको बता पाऊँ कि अगर आप शुगर कंट्रोल करेंगे तो आप डायबिटिक फुट जैसी बीमारी से बच सकते हैं। फ्यूचर में अपने हाथ पैरों को बचा के रख सकते हैं, आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके सारे पैर सही सलामत रहेंगे और आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी। तो लेट मी नो आपकी क्या थॉट्स है इस बीमारी के बारे में, इस पूरे वीडियो के बारे में। किसी और के साथ इसको शेयर कीजिए, उनकी मदद कीजिए। और कोई टॉपिक अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो बताइए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।